हाँ बाबू, तो आज जो हम बात करने वाले थे वो जमींदारी प्रथा के बारे में बात करने वाले थे। पहले जो बात कर चुके हैं हम लोग किसानी प्रथा में, खास कर करके इस चैप्टर में वो खेतिहर के बारे में बात कर चुके हैं, भूमिहर के बारे में बात कर चुके हैं, साथ ही साथ नई दुनिया से आने वाले फसल के बारे में बात कर चुके हैं, सिंचाई व्यवस्था के बारे में बात कर चुके हैं, मुगल काल में महिलाओं की स्थिति की बात कर चुके हैं। फिर भी कोई समस्या अगर रह जाता हुआ, ठीक ना, तो जैना ऑफलाइन चालू होगा तो पूछना। तब आगे जो बात करेंगे जमींदारी प्रथा के बारे में, तो जमींदारी प्रथा में खासकर जो बात करेंगे वो जमींदार कौन हुआ करते थे। सबसे पहला प्रश्न, जमींदारी का काम क्या था, जमींदारी प्रथा सरकार लाई तो क्यों लाई, इसके लिए हम बात करेंगे, है ना। तो ध्यान से समझिए, और किसी को कोई दिक्कत होता पूछिए, अगर नहीं समझ में आता तो सीधे आंसर दीजिए। चैट बॉक्स में समझ में नहीं आता है तो जैना लॉकडाउन खत्म होगा तैना पढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक ना। तो ध्यान दो यहाँ पर कि अबुल फजल के ग्रंथ, तो अबुल फजल एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था आईन अकबरी, है ना। तो आईन अकबरी जो पुस्तक था इसमें अकबर के जिंदगी लिखा गया था। किसके जिंदगी लिखा गया था, तो अकबर का जिंदगी लिखा गया था, उसकी जीवन चर्चा किया था आईन अकबरी में। किसने किया था, तो अबुल फजल ने किया था। तो प्रश्न आएगा कि अबुल फजल किस ग्रंथ को लिखा था, तो आईन अकबरी। आईन अकबरी को लिखने वाला कौन था, तो अबुल फजल, जो मुगल काल के प्रचलित जमींदारी प्रथा की बात करता है। तो सिंपल सी बात है कि मुगल काल में जमींदारी प्रथा की बात कौन करता है, कौन सी पुस्तक करता है, तो आईन अकबरी करता है। इसको लिखने वाला कौन था, अबुल फजल, जो कौन था, मुगल काल का दरबारी था, मतलब अकबर के नौरत्न में से ये था। हालांकि नौरत्न के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले चैप्टर में। साथ ही साथ बताता है कि जमींदार प्राय ऊंची जाति के होते थे। अब यहाँ पर बात किया गया कि जो जमींदार होते थे वो किस जाति के होते थे, ऊंची जाति। ऊंची जाति का मतलब हुआ ब्राह्मण और राजपूत। कौन हुए, ब्राह्मण राजपूत। बताता है अबुल फजल, बताता है, मतलब अबुल फजल बताता है कि नहीं, बल्कि अबुल फजल जो है आईन अकबरी में लिखता है, क्या लिखता है कि ब्राह्मण और राजपूत जो थे गठबंधन किए हुए थे। किस पर, तो ग्रामीण समाज पर। तो ग्रामीण समाज पर गठबंधन करके अपना पकड़ बना लिए थे कि कोई भी व्यक्ति जो है हमारे विद्रोह खड़ा नहीं होगा, जो हम बोलेंगे मानेगा। तो जमींदारों के बारे में निम्न तथ्य प्रमुख है। तो बताया गया जमींदारों के बारे में कुछ प्रमुख बातें हैं कि जमींदार हुआ कौन करते थे, जमींदार का काम क्या था। तो ध्यान दीजिएगा, जमींदार प्राय समृद्ध होते थे। समृद्ध का मतलब हुआ शक्तिशाली, है ना। कमजोर आदमी जमींदार नहीं होता था। जो मतलब बता सकते हैं दबंग परिवार का होता था, या जो बलिष्ठ होता था मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, उसको सरकार क्या करती थी, राज क्या करता था, राजा क्या करता था, जमींदार बना देता था कि तुम इतने सारे जमीन के मालिक हो, तुम इससे कर वसूलो, है ना। क्योंकि और सबसे बड़ा बात क्या होता है, जो कर वसूलने वाला होता था निर्दयी होता था, उसको किसी पर दया आने के लिए बात नहीं थी। अगर कर वसूलने वाले को दया आना शुरू हो जाएगा तो पूरे जमींदारी प्रथा में पूरे कृषक का कर माफ हो जाएगा, है ना। तो जमींदार प्रायः समृद्ध होते थे, शक्तिशाली होते थे। उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन मलकियत कहलाती थी। अब बताया गया कि उनकी जो जमीन विस्तृत होती, फैली होती थी, और जमींदार की जो जमीन होती थी, जो व्यक्तिगत उनकी जो खुद की जमीन होती थी, उनको मलकियत कहते थे। क्या बोलते थे, मलकियत कहलाती थी। इस जमीन पर जमींदार दिहाड़ी के मजदूर से काम कराता था। अब ध्यान देना कि जमींदार के पास तो अपनी खुद की जमीन होती थी, तो खुद काम करने तो ज्यादा जाएगा नहीं। जो खुद की जमीन नहीं होती थी, जो राज की जमीन होती थी, उस पर कर लेता था। तो जो खुद की जमीन होती थी जिसे मलकियत कहता था, जो व्यक्तिगत जमीन थी, उस पर क्या करता था, वो मजदूर से दिहाड़ी का काम करवाता था। और जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं रहती थी, उसको खेतिहर को देता था खेती करने के लिए। जमींदार राज की ओर से अपने क्षेत्र के किसानों से कर वसूलता था। तो जमींदार का काम क्या था, अब सब प्रश्न रहेगा कि जमींदार का काम क्या करता था। तो जमींदार का जो काम था वो किसानों से कर वसूलना। क्या करता था, किसानों से कर का मतलब हुआ टैक्स। वो टैक्स वसूलने का काम करता था। और टैक्स वसूल को कहा था, टैक्स वसूल करके राज्य को देता था। जमींदार का तात्पर्य भूमि उत्पादन पर जमींदारी का एक दावा था। अब सिंपल सी बात है, जमींदार का तात्पर्य क्या था, जमींदार का मतलब हुआ था कि जमीन से उपजने वाले जो भी उत्पाद होता था उस पर उसका एक दावा होता था। जमींदार जो राज्य की भू राजस्व के मांग के साथ साथ चलता था। अब सिंपल सी बात है, भू राजस्व क्या है, तो भू राजस्व का मतलब होता है राजा द्वारा तय की गई कर। तो उसके साथ साथ इसका उत्पादन पर कुछ दावा भी चलता था, ये भी कुछ टैक्स लिया करते थे। जमींदार प्रायः आनुवंशिक होते थे। आनुवंशिक का मतलब हुआ कि अगर हमारे पिताजी यहाँ का जमींदार हैं तो कल के डेट में उसका बेटा ही यहाँ का जमींदार होगा।
आनुवंशिक रूप से भी होते थे। जमींदारों को ऐतिहासिक विरासत के रूप में अधिकार प्राप्त था। ऐतिहासिक विरासत का मतलब हुआ पैतृक संपत्ति के रूप में उसे जमीन मिला करती थी। जमींदारों को राजस्व वसूल करने के बदले कुल राजस्व का एक हिस्सा मिलता था। ध्यान देना है कि अगर जमींदार राज्य का कर वसूल रहा है तो उसके बदले में उसको क्या मिलता था, कर वसूलने के बदले उसको क्या मिलता था, तो कर वसूलने का मतलब उसको एक हिस्सा उसे भी मिलता था। सरकारी आंकड़ों में यह हिस्सा 10% था। 10% का मतलब अगर हो गया कि अगर 100 रुपया वसूल कर दिया है तो सरकार इसको क्या करती थी, 10 रुपया दे देती थी, है ना। तो इस प्रकार से वो क्या करता था, अपने क्षेत्रों से कर वसूल कर करके राजा के यहाँ पहुंचाने का काम किया करता था। तो सिंपल सी बात, जमींदार क्या था, तो जमींदार एक उच्च दर्जा जाति का लोग हुआ करते थे, जिसमें ब्राह्मण या राजपूत हुआ करते थे। उनकी खुद की जमीन होती थी जो मिल्कियत कहलाती थी। उस पर क्या करते थे, वो उस जमीन पर दिहाड़ी मजदूर से काम करवाते थे और साथ साथ क्या करते थे, ये कर वसूलने का काम किया करते थे और उस कर के बदले इनको 10% मिला भी करता था। आगे हम जानेंगे इनका काम क्या है, ध्यान दीजिएगा। मरौठ ने चौथे सरदेशमुखी जैसे कर वसूल किए। तब ध्यान देना, चौथे एवं सरदेशमुखी का मतलब हुआ चौथा का तात्पर्य वसूल किया अगर राजस्व का 1/4 हिस्सा था। अब सिंपल सी बात हुआ कि अगर 1 केजी हम वसूले हैं तो 1 केजी में हमको एक मतलब 250 ग्राम क्या है, मेरा हिस्सा हुआ करता था। तो सरदेशमुखी का तात्पर्य कुल लगान का 10% था। तो मराठों ने, जो मराठा वर्ग के जो लोग थे, तो मराठा ने क्या किया था, चौथे वर्ग में भी वसूला था। और सरदेशमुखी का मतलब कितना था, 10% हुआ करता था। अधिकांश जमींदार के पास अपनी सैनिक टुकड़ियां, घुड़सवार, तोपखाने एवं पैदल सिपाही होते थे। अब ध्यान दीजिएगा, जमींदार अपनी शौक सज्जा को बढ़ाने के लिए क्या करता था, छोटे छोटे घुड़सवार भी रखता था, सैनिक की टुकड़ियां मतलब एक छोटी सी टोली भी रखता था, थोड़ा सा समूह भी रखने का काम करता था, तोपखाना भी रखता था, साथ साथ पैदल सिपाही भी रखने का काम किया करता था। आईन ए अकबरी से पता चलता है कि भारत में जमींदारों की मिलीजुली शक्ति देखे तो उनके पास, ध्यान दीजिएगा, अगर आईन ए अकबरी कहती है, आईन ए अकबरी बतलाती है कि मुगल काल के समय अगर भारत के सभी जमींदारों की शक्ति को जोड़ दिया जाता है तो कुल जमींदारों को जोड़ने के बाद मतलब भारत में जितने जमींदार थे उन सारे जमींदारों के अगर घुड़सवार की बात की जाए तो उनके पास 3,84,558 घुड़सवार थे, 42,77,057 पैदल सैनिक थे, 1,863 हाथी था, 4,260 तोप था और 4,500 नावें थी। ये सारे भारत के जमींदारों की चर्चा किया गया है। यह आंकड़ा बताता है कि जमींदार कितने शक्तिशाली रहे होंगे और ये आंकड़ा यहाँ पर इसलिए दिया गया है कि उस समय के जमींदार कितने शक्तिशाली हुआ रहा करते होंगे। आप लोग भी किसी गांव से बिलोंग कर रहे हैं तो आप लोगों के गांव में भी एक जमींदार हुआ करते थे, तो पता कीजिए अपने पूर्वजों से जमींदार के पास कितनी शक्ति होती थी, कितने जानवर रहते थे, वो आपको चर्चा घर गाँव में मिल जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आजादी का बहुत कोई खास दिन नहीं हुआ, आजादी के समय तक भी हमारे देश में जमींदारी प्रथा जीवित रही थी। आगे ध्यान दीजिएगा कि जमींदार अपनी मलकियत की जमीन को बेच भी सकते थे। मलकियत माने हुआ व्यक्तिगत जमीन की, मतलब जमींदार की जो खुद की जमीन होती थी उस जमीन को वो बेच भी सकते थे। वे प्रायः हाट बाजार का आयोजन करते थे। देखिए हाट बाजार जो हुआ होता है, ये गांव ग्राम में जो मेला लगता है ना, साप्ताहिक मेला है ना, साप्ताहिक मेला मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार किसी को एक खास दिन होता था। उस दिन जो समाज के जो लोग होते थे, उस गांव के जो लोग होते थे, कुछ अपना अनाज बेचने पहुंच जाते थे, कुछ कपड़े बेचने के लिए पहुंचते थे, कुछ हाथ से बनाए गए वस्तु को बेचने के लिए जाते थे, कुछ लोग खरीदने जाते थे, मतलब खरीद फरोख्त भी होती थी, वस्तु विनिमय प्रणाली भी थी, हाट बाजार लगता था, उसको हाट बोलते हैं। आज भी बख्तियारपुर में जाइएगा तो आपको सोमवार को हाट मिलेगा जहां जानवरों की खरीद बिक्री हुआ करती है। तो जहां कृषक अपनी फसल बेचने आते थे, तो कृषक अपनी फसल बेचने का काम कहां करते थे, हाट बाजार में करते थे। और उसको लगाने का काम कौन करता था, जमींदार वर्ग के लोग लगाने का काम किया करते थे। जमींदारों के अलावा कुछ स्वतंत्र राजा, ध्यान दीजिएगा, जमींदारों के अलावा कुछ स्वतंत्र राजा एवं रावत आदि सरदार एवं सामंत भी होते थे। अब ध्यान दीजिएगा, जमींदार के अलावा क्या था, कुछ छोटे मोटे राजा जो थे जो मुगल काल के अधीन नहीं थे, कोई कहीं पर उसको राव भी बोलते हैं, रावत भी बोलते हैं, सरदार भी बोलते हैं, या सामंत लोग मतलब बलिष्ठ लोग हुआ करते थे, है ना, जमींदारों के अलावा। ये अपने क्षेत्र में
स्वायत्त रहते, मतलब ये अपने क्षेत्र के खुद मालिक होते थे। ये राजा को नजराना के तौर पर एक निश्चित राशि देते थे। अब सिंपल सी बात है कि ये राजा से बचने के लिए क्या करते थे, एक राजा को सालाना निश्चित राशि देते थे और उसके बाद अपने क्षेत्र में खुद अपनी मर्जी का मालिक हुआ करते थे। इरफान हबीब के अनुसार जमींदारों और स्वायत्त सरदारों के बीच का अंतर केंद्रीय शक्ति के उन संबंधों पर आधारित था। तो ध्यान दीजिएगा, इरफान हबीब एक राइटर है, मतलब इतिहासकार लिखने वाला है। उसका कहना था कि जमींदारों और स्वायत्त सरदारों के बीच जो था केंद्रीय शक्ति के उनके संबंध पर आधारित हुआ करता था। इसके द्वारा सरदारों को तो स्वायत्त प्रदान की गई थी। और ध्यान देना है कि सरदार को जो सत्ता प्रदान की गई थी वो केंद्र देता था, मतलब मुगल दरबार से मिला करता था। इसके द्वारा सरदार को तो स्वायत्तता प्रदान की गई थी, किंतु साधारण जमींदार राज्य की विशेषाधिकार प्राप्त करना या प्रजा के समतुल्य थे, मतलब मालिकाना प्राप्त करना। अब सिंपल सी बात है, वो जो जमींदार हुआ करता था वही मालिक कहलाता था उस जमीन का। आगे चलते हैं हम कि भाई भू राजस्व की दर क्या थी, है ना, क्या कि वो जमीनें थी तो जमीन जो लिया करते थे, जमीन जो दिया करते थे जमींदार बढ़ के लोग दिया करते थे, लेकिन उस भू के प्रति राजस्व किस प्रकार की कर लिया करती थी, टैक्स किस प्रकार की लिया करती थी, नगद लेती थी या दूसरे और तरीके से भी लिया करती थी। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम अभी जो हम बात करेंगे भू राजस्व के बारे में बात करेंगे। भू राजस्व का मतलब हुआ जमीन के प्रति जो थी बात थी, टैक्स के रूप में बात करेंगे, है ना, कि किस प्रकार का टैक्स लिया करते थे, नगद लेते थे या अनाज के बदले में अनाज लेते थे। तो कहता है अकबर भू राजस्व नगदी के रूप में प्राप्त करना चाहता था। अब अकबर जो है भू राजस्व किस रूप में प्राप्त करना चाहता था, तो नगदी के रूप में प्राप्त करना चाहता था। उद्देश्य से उसने विभिन्न क्षेत्रों के लिए नगद भूमि कर सूचियां तैयार कराई, जिन्हें दस्तूर कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, दस्तूर किन जमीन को कहते थे, तो वो जमीन जिसके बदले नगद भूमि कर मिलता था उसको दस्तूर कहते थे। तो हमारा अकबर ने क्या किया, एक सूची का निर्माण करवाया। प्रत्येक दस्तूर में सभी तरह के अनाजों के प्रतिदिन भावों का लेखा जोखा भी रहता था। और बताया गया कि जो दस्तूर हुआ करता था उसमें किसी अनाज के लेखा जोखा काम किया करता था कि कौन से अनाज किस कीमत में बिकने के योग्य होती है। अब ये ध्यान देना है कि भूमि कर एकत्रित करना, कि भूमि कर एकत्रित कौन करता था, किस प्रकार से भूमि कर को एकत्रित किया जाता था। तो आपसे प्रश्न रहेगा कि मुगल काल में भूमि एकत्र किस प्रकार से किया जाता था, या भू राजस्व प्रणाली को लिखे, तो यही आंसर दोनों का देना होगा। तो कहता वर्ष में दो बार भूमि कर एकत्रित किया जाता था। तो आपसे प्रश्न रहेगा कि मुगल काल में जो था कि भूमि कर सामान्य रूप से कितने बार एकत्रित किया जाता था, तो 2 बार। प्रथम जब रबी की फसल कटने वाली होती थी, सबसे पहले जब रबी की फसल कटने वाली होती थी, रबी फसल समझ रहे हैं ना, तो रबी फसल जिसमें मसूर बोते हैं, है ना, फसल कटने वाली होती थी। और दूसरी बार उस समय जबकि खरीफ की फसल पककर तैयार हो जाती थी, मतलब एक बार रबी फसल के समय और एक बार खरीफ फसल के समय जो थे हम कर लेते थे। आज आप पीछे पढ़ चुके हैं फसल के बारे में, किस प्रकार की फसल उगती थी, किस प्रकार के जमीन हुआ करते थे, है ना, आप पीछे पढ़ चुके हैं कौन सी जमीन पर किस प्रकार की फसल उगा करती थी। अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर से आप वीडियो में यूट्यूब पर भी जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को, है ना। तो आगे कहता है कि माल गुजारी एकत्रित करने का कार्य फरगनों तथा जिलों में सरकारी अधिकारी, आमिल तथा अमलगुजार करते थे। अब ध्यान दीजिएगा, माल गुजारी एकत्रित करने का कार्य कौन करते थे, मतलब टैक्स जमा करने का कार्य कौन करता था, तो फरगन करता था, सरकारी अधिकारी शामिल थे, इसमें आमिल हुआ करता था, अमल गुजार करते थे, गांव का मुखिया होता था, कानूनंगो होते थे जो कानून बनाने वाले होते थे, पटवारी होते थे, खातेदार होते थे, वितिंगची होते थे, ये सब सहायता करते थे भू कर एकत्रित करने में। साथ ही साथ बताता है शेरशाह सूरी। अब ध्यान देना बुआ, थोड़ा सा समझा देते हैं, है ना, कि 1526 में जो था 1526 में जो है बाबर जो था आक्रमण किया था इंडिया पर, 1530 तक शासन किया, ठीक है ना। अब 1530 में उमड़ गया बाबर, तो 1539 तक उसका बेटा हुमायूं शासन किया, लेकिन फिर 1540 में एक युद्ध हुआ जिससे उसको अपना राजपाट छोड़ करके भागना पड़ा। तो 1540 से जो था 1540 से लेकर करके 1555 के बीच जो था शेरशाह सूरी का शासन आ गया। तो इस बीच में शेरशाह ने कुछ नए नियम लगाए थे। तो ध्यान दीजिएगा, शेरशाह सूरी के समय, इसकी चर्चा हम विशेष रूप से 26 के बाद करेंगे अगले चैप्टर में, एक लाइन कर करके, है ना। जो नहीं समझे अगले चैप्टर में समझ जाइएगा वो कल से।
शेरशाह सूरी के समय 2 अतिरिक्त कर लगाया गया था। आपसे प्रश्न रहेगा कि मुगल काल में जो था, तो शेरशाह सूरी के समय 2 अतिरिक्त कर कौन कौन सा लगाया गया था? तो एक जरीवाना लगाया गया था, एक महासिलाना लगाया गया था, है ना। और वो भी कर जो था ये अकबर के काल में आ रहे थे, लेकिन कोई भी कर किस कारण से लिया जाता है, उसके प्रति जनता को लाभ मिलेगी तब ना भैया। हमारे देश में क्या जीएसटी लग गया नया, लेकिन उसके प्रति जनता को क्या लाभ मिला? आप जो वस्तु कोई खरीदते हो, कलमों खरीदते हो, टैक्स देकर खरीदते हैं, तो क्या के लिए देते हैं टैक्स? ताकि हमको क्या सुविधा मिले, आराम मिले। आप कोई सामान को खरीदते हैं, किस चीज के लिए टैक्स देते हैं? सुरक्षा के लिए, शिक्षा के लिए, इसीलिए देते हैं ना। तो ना आपको सुरक्षा मिल रहा है, ना आपको शिक्षा मिल रहा है, फिर भी आप टैक्स दे रहे हैं। और टैक्स भरने के बाद भी आप प्रश्न नहीं कर रहे हैं कि मेरा टैक्स जा कहाँ रहा है। ये आपकी गलती है, टैक्स भरते रहिए सरकार को। जरीवाना सर्वे करने वाले की फीस थी। देखिए जरीवाना इसलिए लिया जाता था कि जमीन की सर्वे होती है कि वास्तविक जमीन कौन कहाँ तक है। महासिलाना जो था कर एकत्रित करने वाले की फीस थी, है ना। जो कर एकत्रित करेगा तो उसका भी घर है ना भैया, उसका भी घर चलाना, तो उसके लिए क्या करते थे? एक्स्ट्रा टैक्स लेते थे। प्रत्येक अदा किए गए लगान पर, है ना, 2.5% से 5% तक देने पड़ते थे। मतलब जो राजा टैक्स बांधता था उसके अलावा 2.5 से 5% तक कर बढ़ा कर देना पड़ता था शेरशाह सूरी के काल में। अकबर ने कृषकों पर कर का दबाव कम करने के लिए, है ना, अकबर चाह रहा था कि कृषक पर क्या हो, कम से कम कर रहेगा, कर का दबाव कम रहेगा तो किसान खुशी खुशी काम करेगा, है ना। तो दबाव कम करने के लिए ये अतिरिक्त कर जरीवाना एवं महासिलाना लेना बंद कर दिया। हालांकि आगे पढ़िएगा नेक्स्ट चैप्टर में कि अकबर जो था, जो जजिया कर पर रोक लगाया था। आपसे प्रश्न भी रहेगा कि जजिया कर पर रोक लगाने वाला वो कौन सा मुगल बादशाह था? तो आपका अकबर था। अब पुनः जजिया कर लागू करने वाला कौन था? औरंगजेब था। तो महासिलाना लेना बंद कर दिया। अधिकारियों को यह निर्देश था कि वह कृषकों के साथ नरम व्यवहार करे। और सबसे बड़ी बात क्या है, अकबर ने यह आदेश दिया किसको? अपने अधिकारियों को, कि कृषकों के साथ, किसानों के साथ क्या करना है? नरम भाव से बात करना है। कृषक के बल पर हम हैं, हमारे बल पर कृषक नहीं है। अरे मजदूर जो काम कर करके हमको राजा बना दिया है ना। अगर उसे सही, अगर अभी भी भारत में जो है, अभी भी अगर आपके देश में टैक्स सही तरीके से वसूल कर और उस टैक्स के बदले आपको सही से सुरक्षा दिया जाए तो सबसे धनी देश भारत बन सकता है, सबसे आगे बढ़ सकता है ना। लेकिन हमसे अधिक मात्रा में टैक्स लेकर के उस टैक्स का सुविधा हमको नहीं दिया जाता है ना। टैक्स लेना सरकार अपना बाप का जागीर समझ रखा है ना। वो आपसे टैक्स मांगेगा, आप देते हैं आराम से, इसके प्रति आंदोलन करते नहीं है। किस वस्तु के प्रति आपको कितना टैक्स लिया जा रहा है, कभी इसके प्रति मांग किए हैं? जानना होगा भैया ना। अगर हमें कॉपी खरीद रहे हैं तो कॉपी के प्रति टैक्स क्यों होना चाहिए? नहीं होनी चाहिए ना। हम पढ़ने का काम कर रहे हैं ना, ये तो ऐसा आराम का तो चीज नहीं है। एक किताब लेते हैं, पुस्तक लेते हैं, ठीक ना, उस पर टैक्स अधिक मात्रा में क्यों लगाई जाती है? लॉकडाउन में, और सबसे बड़ी शर्म की बात क्या, भारत एक ऐसा देश है खास करके कि जो लॉकडाउन में क्या क्या किताब पर टैक्स बढ़ा दिया है, सभी किताब के दाम बढ़ गई। बताइए तो ये इसके प्रति आप जानने की कोशिश कीजिएगा ना, तभी आपका भला हो सकता है, तभी आप ग्रोथ कर सकते हैं। दिन रात कमाने से कोई व्यक्ति धनी नहीं बन सकता है, बल्कि अपने धन को सही तरीके से प्रयोग कर ही कोई व्यक्ति अपना जीवन सुखमय जीवन जी सकता है। तो अगर कोई आप टैक्स देते हैं तो आप टैक्स दे रहे हैं शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, तो ना आपको शिक्षा मिल रही है ना स्वास्थ्य मिल रही है। शिक्षा स्वास्थ्य का मतलब हुआ कि अगर कहीं पर हम अपना शिक्षा लेने गए हैं उसके बदले को पैसा ना दिया जाए। आपका एडमिशन कॉलेज में है, आपको कॉलेज पढ़ाए ढंग से, है ना। अगर आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया, सरकारी अस्पताल होना चाहिए जहां फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जांच होनी चाहिए, है ना। तो सारी सुविधाएं बंद हो रही है, लेकिन टैक्स आपका बढ़ रहा है। किस चीज के लिए बढ़ रहा है? अभी आप बात किए नहीं किए। आप जमीन की भूमि कर की बात कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन भूमि कर बढ़ाया जा रहा है ना। जो लोग भूमि रखते हैं, जिनके पास खुद की भूमि है, जो प्रतिवर्ष अपना भूमि कर देते हैं, रसीद कटवाते, जाकर उनसे बात कीजिए। दिन प्रतिदिन भूमि कर बढ़ाया जा रहा है, तो उस भूमि कर के लिए सरकार क्या दे रही है आपको? क्या सिंचाई व्यवस्था दिया है? नहीं दिया है। नहर व्यवस्था दिया है? नहीं दिया। तो आखिर आप किस कर से वो कर क्या कर रहा है ना। कहीं फसल खराब हुई है, फसल के बदले आपको पैसे मिले हैं? नहीं मिल पाए। क्यों नहीं मिल पाए? है ना, आपने तो कर भर दिया, तो ये कर का पैसा कहाँ गया? तो इसका आप कभी आपने प्रश्न उठाया? नहीं उठाया। अगर नहीं उठाओगे बाबू तो आपका जो स्थिति है दयनीय होते चली जाएगी, कभी संभलेगी नहीं। यहाँ पर एक अधिकारी हमारा, ये क्या कहते हैं, अकबर बोल रहा है कि अपने अधिकारियों से कि कृषकों से नरम व्यवहार बात कीजिए, लेकिन आज एक कर लेने वाला व्यक्ति जो है आपसे अधिक टैक्स भी वसूलेगा और नरम भाषा का प्रयोग भी नहीं करेगा। तो जब तक आप लोग अपने कर्म के प्रति ध्यान नहीं दीजिएगा, सवाल नहीं उठाइएगा, है ना, तब तक भैया
जिंदगी में आप कितना भी काम करने क्यों न लीजिए, सुकून की जिंदगी नहीं जिएगा। आगे हम चलते हैं। कर निर्धारण प्रणाली, अब हम बात करेंगे किस किस प्रकार की कर थी। अब प्रश्न रहेगा कि कौन मुगल काल में भूमि कर निर्धारण में कौन कौन सी प्रणाली थी। आप क्वेश्चन यहाँ लिख लीजिए, क्वेश्चन बनाना पड़ता है कि मुगल काल में कर निर्धारण की प्रणाली जो थी, मुगल काल में कर निर्धारण की जो प्रणाली थी वो किस प्रकार की थी, किस किस प्रकार से कर लिया जाता था। तो ध्यान दीजिएगा। तो और सबसे बड़ी बात क्या है, इतने राजा हुए लेकिन इसने टैक्स लिया तो दिल खोल के बोला कि हम टैक्स लिए थे, इतना टैक्स लिए थे। वो चीजों को दिखा रहा है कि आपकी सरकार दिखाती है कि हम आपसे इतना टैक्स लेते हैं, उसके बदले क्या करते हैं, नहीं दिखाता है। लेकिन मुगल काल में जबकि राजा था, कोई पूछने वाला नहीं होता, अकबर से कोई प्रश्न करता नहीं करता, फिर भी उसने एक ऐसा इतिहास छोड़कर गया है कि मुझे ना पूछने वाला हुआ करता था, फिर भी मैंने कर प्रणाली निर्धारण को दिखा कर गया। तो आप अपनी सरकार से भी भविष्य में मांग सकते हैं। ठीक है। आइन ए अकबरी में कर निर्धारण की 3 प्रणालियों का उल्लेख मिलता है। तब प्रश्न रहेगा कि आइन ए अकबरी में कर प्रणाली की कितनी मिलती है प्रणाली, मतलब आइन अकबरी में कर निर्धारण की कितनी प्रणालियां हैं, तो 3। कौन कौन? तो पहला है गल्ला बख्शी, अब ये भी लिखा है कहां कहां वो लेता था। दूसरा है जब्ती और तीसरा है नस्क। इस तीनों की चर्चा हम करते हैं। भारत में भूमि कर निर्धारण की प्राचीन प्रणाली थी। अब ध्यान दीजिएगा, भारत में भूमि कर निर्धारण की प्राचीन प्रणाली थी। कौन सी प्रणाली? तो गल्ला बख्शी। तो गल्ला बख्शी जो थी भारत में भूमि कर निर्धारण की प्राचीन प्रणाली। तो आपसे प्रश्न रहेगा कि भारत में भूमि कर निर्धारण करने की प्राचीन प्रणाली क्या थी? गल्ला बख्शी। इसे गांव में बटाई या बटैया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बटाई या बटैया। तो बटाई कहते हैं प्रणाली थी। इसे बटाई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बटाई भी कहा जाता है। पहले आप लोग गांव में ऐसा प्रकार का हम लोग लगाते थे। यह प्रणाली कहां कहां चला? कट्टा, काबुल। अब काबुल की बात कर रहा था, आप ध्यान दीजिएगा, ये पुरानी बात को लेकर आया है क्योंकि जो बाबर था वो काबुल से आने वाला था, फरगना से आने वाला था। लेकिन इसका जो जन्म हुआ था उसी क्षेत्र में काबुल में ही पड़ता था। हम आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाबर का वो काबुल में ही था, ठीक ना, फरगना से उसका जन्म हुआ था। कश्मीर में प्रचलित थी। बटाई 3 प्रकार से होती थी। अब ध्यान दीजिएगा, गल्ला बख्शी भी जो था 3 प्रकार से था। वो कृषि की मर्जी पर था, कृषक की मर्जी पर, जैसे बांट लो भाई, है ना, याद लेने वाले पर। खेत बटाई, खेत बटाई का मतलब हुआ खड़ी फसल से अथवा खेत बोने के तुरंत बाद ही सरकारी हिस्सा खेत बांट के निर्धारित किया जाता था। मतलब हरी फसल को देखकर ही बटाई हो जाती थी, आधा तेरा आधा मेरा, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, लंग बटाई। लंग बटाई में था खेत काटने के बाद किसान फसल को खलिहान में लाता था। यहाँ अनाज में से भूसा अलग निकाले बिना किसान और राज का बंटवारा कर दिया जाता था। मतलब पकी फसल का बंटवारा करना जो था वो लंग बटाई था, है ना। हरी फसल की बटाई करना खेत बटाई, खलिहान में बांटना लंग बटाई। रास बटाई जो था अनाज से भूसा अलग निकालने के पश्चात राज का हिस्सा निकाला जाता था। मतलब भूसा अलग, अनाज अलग, उसके बाद जो बटाई करते थे उसको रास बटाई करते थे। ये गल्ला बख्शी में ही आता था। आगे चलेंगे हम जब्ती के बारे में। तो जब्ती से आज से है किसान और सरकार के बीच समझौता। क्या है? किसान और सरकार के बीच में समझौता। सबसे बड़ी बात है, बहुत ऐसा बार है कि अकबर जो था मौसम खराब रहने पर फसल की माफ करता था। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझिए कि अकबर जो था कि मौसम खराब होने पर किस फसल में लिया गया कर माफ करता था। मतलब यह था कि हमारे देश की जनता उसमें जो थी लगभग वो कृषि व्यवस्था पर निर्भर थी। तो सरकार जानती थी, राज जानता था, है ना, कि लोगों के पास अच्छी फसल नहीं हुई है। अगर हम टैक्स मांगते हैं तो वो मजबूरन दे ही देंगे। अगर उनके पास कुछ अपनी जमा पूंजी होगी उसको भी दे देंगे। लेकिन और वो जमा पूंजी दे देंगे तो अपना काम कैसे करेंगे? तो लेकिन आज हमारे देश में लॉकडाउन की काफी स्थिति बढ़ चुकी है। हर एक व्यक्ति अपने व्यवसाय में तंग आ चुका है। तो इस समय हमारे गवर्नमेंट को चाहिए था कि कुछ हमारा जो टैक्स था उसे माफ कर देना, लेकिन वो टैक्स को दिन प्रतिदिन और बढ़ा दिया है। क्या ये आपके देश के साथ सही हुआ? है ना, ये आप खुद समझिएगा।
जप्ती से आस्य की बात करते हैं। जप्ती से आस्य है किसान के बीच में समझौता क्या? जप्ती से आस्य किसान और सरकार के बीच समझौता का है। उस समझौते से था जो जिसके अनुसार 3 वर्ष या उससे अधिक समय तक प्रति बीघा प्रति वर्ष के हिसाब से लगान निश्चित किया जाता था। अब यहाँ पर था जप्ती में क्या होता था, प्रति 3 वर्ष के लिए क्या होते थे, हम हिसाब कर लेते कि भाई हम इतना आपको देंगे, अब हमारे खेत में उपजे चाहे नहीं, चाहे खेत में कितनी भी पैदावार हो अथवा ना हो। मतलब सरकार जो थी, जो राज्य था, वो नगदी रूप में या अनाज के रूप में उसे बोलता था कि मैं 3 वर्ष के लिए आपसे इतना लूंगा, जितना भी कीमत तय की जाती थी। अब आपकी फसल खूब उपजे या ना उपजे ये आपकी मर्जी। इसकी दर जमीन की उपज शक्ति और उसकी स्थिति पर निर्भर थी। मतलब इसका जो कीमत रखा जाता था कि आखिर इस जमीन में कितनी उपज शक्ति, उस अनुसार से रखा जाता था। जप्ती को नगद अथवा जमई भी कहते थे, है ना, नगद अथवा जमई भी कहते थे। तो प्रश्न रहेगा कि जप्ती जो है, जप्ती कर जो था उसका आधार नाम क्या था, तो नगद अथवा जमई भी कहते थे। यह प्रणाली कृषकों को पसंद थी। किसको पसंद थी? कृषकों को, क्योंकि हमारा किसान निश्चिंत रहता था कि अधिक मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, अधिक अनाज उपजाएंगे, किसी को देना नहीं है, उपजाएंगे तो भी उतना देना है, नहीं उपजाएंगे तो भी उतना ही देना है टैक्स, तो क्यों खूब अच्छा उपजा लें। जप्ती प्रणाली बिहार, इलाहाबाद, मुल्तान, अवध, आगरा, मालवा, दिल्ली, लाहौर, अजमेर, गुजरात के कुछ भागों में प्रचलित थी। तो आपसे प्रश्न रहेगा कि जप्ती प्रथा थी किन क्षेत्रों में प्रचलित थी, तो बिहार, इलाहाबाद, मुल्तान, अवध, आगरा, मालवा, दिल्ली, लाहौर, अजमेर एवं गुजरात में प्रचलित थी। अब तीसरा हम पढ़ेंगे नस्क के बारे में। ये नस्क क्या था? नस्क अथवा कनुकत प्रणाली के तहत जमीन की मोटे तौर पर पैदावार आंकी जाती थी। इसमें क्या था, जमीन को मोटे तौर पर हम पैदा को आंक लेते थे। यह प्रणाली कृषक के लिए अलाभकारी एवं झंझटपूर्ण थी। यह प्रणाली बंगाल, अब ध्यान दीजिएगा, मोटे तौर पर हम अनाज को माप लेते थे और बोलते थे आपको देना होता था, ये झंझटपूर्ण होती थी। यह प्रणाली, अब सिंपल सी बात है, किसान काफी मेहनत से उगाया भैया, तो उसको बचना चाहिए ना। यह प्रणाली उड़ीसा, बराड़ एवं कश्मीर में प्रचलित थी। रैयतवाड़ी प्रणाली थी, इसमें किसान एवं सरकार के बीच मध्यस्थ नहीं था। तो मेन रूप से हम 3 चीज के बारे में भी हम पढ़े हैं। आगे ध्यान दीजिएगा कि एक बात और प्रश्न आएगा कि मुगल काल में चांदी का बाहुल्य के बारे में, अगर आप लोग किताब देख रहे हैं, एनसीईआरटी को रखते होंगे तो जरूर आपको मिल गया होगा, है ना, कि मुगल काल में चांदी का बाहुल्य क्यों कहा गया। इसलिए मुगल काल में चांदी का बाहुल्य का मतलब हुआ कि देश दुनिया का जितना सोना चांदी था वो इंडिया में ही क्यों आ गया था, इसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो मुगल काल में भारत का व्यापार अत्यधिक समृद्ध था। व्यापार क्या था? अत्यधिक समृद्ध था, मतलब काफी अच्छा था, है ना। तो प्रश्न रहेगा क्या मुगल काल में भारत में व्यापार समृद्ध थी? हाँ थी। भारत एशिया में जो माल निर्यात करता था उसके एवज में अत्यधिक चांदी भारत आती थी। एशिया का मतलब हो गया कि आपका महादेश जो एशिया है, तो भारत पूरे एशिया में जो वस्तु की निर्यात करती थी उसके एवज में भारत को क्या आती थी? अत्यधिक चांदी आती थी। इससे चांदी के सिक्के टकसालों में अत्यधिक बने। तो ध्यान दीजिएगा, टकसाल मुद्रा को कहते हैं। तो बताया गया कि चांदी के सिक्के जो टकसाल में अत्यधिक बने थे। विदेशी लेखन, एक विदेशी लेखन है पुलिनी, क्या नाम क्या है? प्लिनी, क्या नाम है? प्लिनी ने कुषाण काल में, अब कुषाण वंश के बारे में पढ़े होंगे चैप्टर 2 में, तो कुषाण काल में रोम से सोने के भारत आगमन का उल्लेख किया था और इसीलिए गुप्त काल को खास करके, ठीक ना, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था। मैंने स्वर्ण युग की चर्चा किया भी था। उसी तरह इटली के यात्री थे, इनका नाम था जोवाना कारेरी। जोवाना कारेरी ने यह बताया है कि किस प्रकार समस्त दुनिया की चांदी भारत में पहुंच रही थी। तो प्रश्न रहेगा कि मुगल काल में भारत पहुंचने वाली चांदी का चर्चा किसने किया है? तो एक इटली का यात्री था, इसका नाम जोवाना कारेरी था। और अब प्रश्न रहेगा कि कुषाण काल में रोम से इंडिया सोना पहुंचने वाला चर्चा किसने किया है? तो विदेशी लेखनी प्लिनी ने किया था। कहता है कि ध्यान दीजिएगा, कारेरी 1690 ईस्वी में भारत से होकर गुजरा था। अब प्रश्न रहेगा यहाँ पर कि कारेरी भारत से होकर कब गुजरा? 1690 ईस्वी में। वह बताता है कि अमेरिका से प्राप्त चांदी यूरोपीय देश
जो यूरोपीय देश थे, मतलब अमेरिका से जो चांदी प्राप्त हुआ था यूरोपीय देश को, यूरोपीय देश भारतीय माल के आयात के एवज में भारत पहुंचाते थे। मतलब यूरोपीय जो लोग थे वो भारत से व्यापार करते थे, है ना। और आपको पता होना चाहिए कि पहले अमेरिका का खोज हो गया था, बाद में इंडिया का हुआ है। पहले कोलंबस जो था 1492 में शायद किया था खोज, क्या कहते हैं, अमेरिका का। बाद में कौन किए, वास्को डी गामा इंडिया का खोज किए थे, समुद्री रास्ता का। तो भारत से जो सामान ले जाने का काम किया करते थे, खास करके खाद्य वस्तु को, तो उसके एवज में वो सोना चांदी भी दिया करते थे। तो ध्यान देना है, भारतीय माल के आयात के एवज में भारत पहुंचाते थे। फारस, अरब एवं तुर्क के लोग भारतीय वस्तुओं के बिना नहीं रह सकते थे, है ना। इसके कारण सोने चांदी की अत्यधिक मात्रा बेबल, मंडेल एवं बसेरा होती हुई हिंदुस्तान पहुंच जाती थी। डच, अंग्रेज, पुर्तगाली अपने जहाज़ों पर भारतीय माल पेगू, अस्याम, सिलोन, मालदीव ले जाते थे और बदले में इन्हीं जहाज़ों पर सोना चांदी हिंदुस्तान पहुंचाते थे। इस प्रकार चांदी का भारत में बाहुल्य हो गया था और यह भारतीय समृद्धि का प्रतीक बना। और प्रश्न रहेगा, जब भारत में बहुमूल्य या अधिक मात्रा में चांदी आए तो उस चीज का क्या बनाया गया था, सिक्के के टकसाल, मतलब सिक्के के मुद्रा बनाया गया था, ठीक ना। तो बुआ आज के लिए इतना ही। आगे हम बात करते हैं, थोड़ा सा आईन अकबरी का चर्चा किया गया है। तो आईन अकबरी का चर्चा में ये बताया गया कि अबुल फजल ने जो था आईन अकबरी को लिखा था, जिसमें उन्होंने क्या किया था, अकबर की कुछ जिंदगी को बताया है, अकबर के कुछ कार्यों को बताया है, जिसमें हम आगे का चैप्टर जो है मुगल बादशाह, मुगल वंश की स्थापना, बाबर का आना, हुमायूं का हारना, अकबर का फतह का फराना, हल्दी घाटी का युद्ध, ये सब की जो चर्चा हम करेंगे। और औरंगजेब के निर्मम कुश्ता के बारे में वो अगले चैप्टर 9 में होगा, बहुत धमाके के साथ। आज के लिए इतना ही। अगर किसी व्यक्ति को एनसीईआरटी का चैप्टर 8 पढ़ने के बाद किसी प्रकार की समस्या रह गई होगी तो बेफिक्र होकर करके यहाँ भी चैट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं, सर हमको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आई है, या डायरेक्ट हमको कॉल करके बोल सकते हैं, सर ये क्वेश्चन को समझ में नहीं आया था, मैं फिर दोबारा क्वेश्चन समझाने का कोशिश करूंगा, नहीं तो फिर मैं कल अगले चैप्टर में बढ़ जाऊंगा। आज के लिए इतना ही बाबू, ठीक ना। आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाने का काम कीजिएगा, मैं बहुत जल्द ऑब्जेक्टिव भी शुरू करूंगा क्लियर करने का। और देखिए कब तक आपका लॉकडाउन है, और लॉकडाउन खुलने के बहुत जल्द ही चांस है। आज के लिए इतना ही।